नेचुरली भाव आएंगे ही आएंगे ना, मशीन नहीं हूं, ठीक है। तो अब आपके मन में भाव आ रहे हैं कि इस व्यक्ति के साथ हमें अच्छा करना चाहिए या इस घटना पे हमारा ये डिसीजन होगा, वैसी परिस्थिति में डिसीजन मत लीजिए। अब आपको क्या करना है, पहले उसके तथ्यों की जांच करनी है। तथ्य की जांच से तो नहीं, भाव तो आ गए। कई लोग भावनाओं के वशीभूत होकर के बह जाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ना भाई भावनाओं में बह गया या बह गई। इसका मतलब यह है कि पहले उसने उस भावना से प्रेरित होकर ही डिसीजन कर लिया और बाद में पता चला कि वो डिसीजन गलत साबित हुआ। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ समय में रुकना पड़ेगा, इससे चिंतन करना पड़ेगा। चिंतन कैसे, कि क्या इस व्यक्ति ने जो बताया है वो सच है, क्या इस व्यक्ति ने जो परिस्थिति मेरे सामने रखी क्या मुझे उसके अनुसार डिसीजन लेना चाहिए। ये मुझे लालच दे रहा है और मेरे मन में भी आ रहा है कि यार मैं शॉपिंग करूंगा या फिर मैं कोई बंगला गाड़ी मेरे बच्चों की परवरिश बढ़िया करूंगा या करूंगी, तो ये आपके मन में भाव आ रहे होंगे। एक तरफ वो है और एक तरफ आपका निर्णय है। आप निर्णय, आपके पास अधिकार है। मैंने बताया था ना कल प्रश्न आपको कि आपके पास निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वो निर्णय लिया गया वो सही हो। दूसरा प्रश्न भी आया था आपका कि आपके पास क्या करने का अधिकार है और आपको क्या करना चाहिए। इन दोनों के बीच का अंतर ही क्या है, नैतिकता है। यह प्रश्न भी मैंने आपको कल कराया था। तो दोनों ही परिस्थिति में हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि सामने वाले की परिस्थितियां पहले समझो। जनरली आपके सामने यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस में पर्सन ही रहेगा, तो सामने वाले की परिस्थितियां समझना, फिर खुद के भावों को समझना। पहली क्या हो गया, पहली स्टेप अंडरस्टैंडिंग। सामने वाले के भाव समझे, खुद के भाव समझे। अब क्या करना, स्वयं के भावों को नियंत्रित करना, क्योंकि सामने वाले के तो आप भावों को नियंत्रित नहीं कर सकते। उसे बोलोगे चुप हो जा, रो मत, वो तो अपने भाव व्यक्त करेगा। आपको अपने भाव नियंत्रित करने हैं कि स्वयं के भावों को नियंत्रित करना। और आप देखो कि परिस्थिति क्या है, क्या वो सच बोल रहा है। आप देखो कि समय क्या है, क्या उसके द्वारा जो बातें कही गई है वो टाइमिंग सही है, क्या ये बनी बुनाई बातें कह रहा है या हकीकत कह रहा है ना। और स्थान देखो कि आप किस पद पर हो, क्या आप पद पर हो, एक सामान्य आदमी हो, आप एक घर में हो, आप ऑफिसर नहीं हो, एक घर में हो, आपका कोई भाई बहन रो रहा है या वो उदास है, उसके प्रति आप तटस्थ हो सकते हो। उसके प्रति आप क्या कर सकते हो, उसकी साइड ले सकते हो कि भाई तू रो रहा है, चल मैं तेरे साथ हूं, टेंशन मत करे ना। उस परिस्थिति में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा निर्णय का या भावनाओं का, है ना। कोई रो रहा है तो आप भी भावुक होकर के उसके साथ रो दिए, उसके दुख में दुखी हो गए, कोई बात नहीं, ये यहाँ पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन स्थान देखिए, अगर आप किसी जिम्मेदार पद पर हो तो उस परिस्थिति में आपको हर एक निर्णय बड़ी सोच समझ करके लेने पड़ेंगे। तो सामने वाले भावनाओं को समझना, स्वयं की भावनाओं को समझना, फिर स्वयं की भावनाओं को नियंत्रित करना, फिर देश काल परिस्थिति अनुसार निर्णय लेना, इसी को बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता या भावनात्मक समझ। समझ में आया सभी को? भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या होता है? भावनाओं को समझना, फिर उसके अनुसार डिसीजन करना कि क्या जो डिसीजन ले रहा हूं वो सच है। अब उसमें कई सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। वापस आ जाते हैं हम लोग वहां पर, आगे तो नहीं, आगे प्रश्न हम प्रश्नों पे डिस्कस करेंगे। हाँ ले लीजिए, चलिए अब पुनः इस टॉपिक पे आ जाते हैं। हाँ जी हेमंत भैया, उधर कुछ थोड़ा प्रॉब्लम होगा, देख लीजिए। चलिए अब इस इमोशनल इंटेलिजेंस में कौन कौन सा फैक्टर है उनकी हम लोग चर्चा करते हैं ना। सेल्फ अवेयरनेस मतलब स्व जागरूकता। आप अपने प्रति कितने जागरूक हैं, इट मीन्स कि आप अपने भावों को कितना ज्यादा कंट्रोल कर सकते हो। आप अपने बारे में जानो, नाउ योर सेल्फ। ठीक है, एम्पैथी ये भी एक फैक्टर काम करता है, क्योंकि जब तक आप सामने वाले की परिस्थिति में नहीं जाओगे समझ कैसे पाओगे कि सामने वाला उदास है। मतलब एक सक्षम ऑफिसर के अंदर भावनाएं समझना भी आना चाहिए। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे ऑफिसर देखे हैं, बहुत सारे ऐसे कलेक्टर देखे हैं कि जो सामने वाले की परिस्थिति देखकर समझ जाते हैं कि झूठ बोल रहा है बंदा, सच बोल रहा है या बातें बना रहा है या बहाने बना रहा है। अगर कोई लेट होता है तो मैंने देखा है कई बार, मैं कई सारे ऑफिसरों के चैम्बर में बैठा रहता हूँ,
कोई व्यक्ति आता है तो कई बार वो बड़ा उदास होकर के, ज्यादा जनरली बड़े अधिकारी के पास आदमी दया की भावना से याचक बनकर जाता है कि भाई हमें कुछ रहम दे दो या फिर हमें कुछ सहूलियत दे दो। तो सामने वाला समझ जाता है कि क्या वास्तव में ये पर्सन है वो भावनाओं में नहीं देता, वो क्या करता है, एक्शन करता है, वो भी कैसे, सोच समझ करके। इतनी जल्दी एक्शन वो लेते हैं तो मैं सोचकर हतप्रभ रह जाता हूँ कि यार इतना जल्दी कैसे समझ गए होंगे कि ये सही कह रहा है झूठ कह रहा है। पर उनकी ट्रेनिंग उसी प्रकार से रहते हैं, वो एक पॉइंट को समझ जाते हैं कि क्या ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, हर चीजों को ध्यान में रखना है। एम्पैथी मतलब कि सामने वालों की भावनाओं के अनुरूप ही अपने आप को बना लेना कि क्या ये रो रहा है और मैं भी इसकी परिस्थिति में होता है, क्या मैं भी ऐसा ही व्यवहार करता, हाँ करता। ये खुश है तो सामने वाले की खुशी में खुश हो जाना, ये भी क्या है, एम्पैथी है। मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा, अब यह भी काम करेगा, ये दो तरफ से काम करेगा। एक तो ये आप स्वयं को कैसे मोटिवेशन दे रहे हो यहाँ पर कि क्या व्यक्ति के लिए मुझे क्या कार्य करना चाहिए, और एक सामने वाला उदास है या सामने वाला दुखी है तो आप उसको सांत्वना दे सकते हो, चिंता मत करिए, प्रशासन आपके साथ है, डिसीजन मत लो, डिसीजन नहीं, बस इतना कहिए सामने वाला आपका कि प्रशासन आपके साथ है, आप चिंता मत करिए, जितना भी हो सकेगा भरपूर मदद आपकी की जाएगी, ये आप उसको बोलिए। चिंता मत करिए, आप एकदम रिलैक्स करिए, बैठिए, शांत हो जाइए, पानी पीजिए, मतलब जो भी आप वहाँ पर तत्काल परिस्थिति में, कोई अगर इंजर्ड है, मतलब कोई घायल है, किसी ने पीटा हुआ है तो उसका मानवता के नाते फर्स्ट एड ट्रीटमेंट तो आप कम से कम करवाइए। तो ये सारी चीजें आप करवाइए, पर डिसीजन मत लीजिए। फिर जब, क्योंकि आप हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा घायल है, सिर फटा हुआ है ना, बहुत ज्यादा परिस्थिति में खून बह रहा है और वो सामने आपके सामने आ गया कि साहब उसने मेरे साथ ऐसा किया, और आप एकदम उसकी भावनाओं को में बह गई कि यार ये उदास है, कितना परेशान हो गया, देखो बहुत ज्यादा खून बह रहा है, तुरंत उस पर कार्रवाई करवा दी, नहीं, आपको सोच समझ कर निर्णय लेना है। उसकी परिस्थितियों को आप क्या करें, कंट्रोल करें, उसको शांत रखें। कई बार आपके कहे गए शब्द क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं। ये बात चाहे तो आप किसी थिंकर की उठा लें, थिंकर ने कही है ना कि शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊं, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। तो एक शब्द आपका हो सकता है कि उसको, उसके दर्द को, दुखी जो सामने वाला पर्सन है उसको बढ़ा दे, और एक हो सकता है कि आपका जो शब्द है उसके लिए एक रामबाण का काम कर जाए, मतलब एक औषधि का काम कर जाए कि आपने जो कहा वो सही है, मतलब आप जो, मुझे विश्वास है कि अब मैं सही जगह पे पहुंच गया या पहुंच गई हूं, मेरे सामने मुझे न्याय मिलेगा, निर्णय मिलेगा। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में आपको जाना है। ये सबसे मेन फैक्टर है, सेल्फ रेगुलेशन। यही काम नहीं है कि सेल्फ अवेयरनेस तक ही काम चल जाएगा, जब तक ये नहीं होगा तब तक आप काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस सबको पता है कि सबके अंदर भाव आते हैं, सबके अंदर भावनाएं हैं, मनुष्य है, मनुष्य के अंदर भाव आएंगे ही, पर हमें इस पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि यही क्या करवाएगा, नुकसान करवाएगा हमारा। अगर इसमें हमने लापरवाही बरत दी तो हम क्या कर, अगर ये थोड़ा कमजोर है पर ये मजबूत है तो भी हम लोग संभाल जाएंगे। हम लोग भावुक हो जाते हैं, हमें नहीं पता हमारा कैसा व्यवहार है कि दुखी आदमी को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, हमें नहीं पता है कि कैसी परिस्थिति में कैसा भाव हमारे मन में आते हैं, लेकिन हमें पता है कि हम कंट्रोल कर लेते हैं अपने आप को। तो कंट्रोल योर सेल्फ, हम लोग बोलते हैं ना, कंट्रोल योर सेल्फ। अगर आप अपने आप से बोले कि कंट्रोल योर सेल्फ, अपने आप को कंट्रोल रखें, तो ऐसी परिस्थिति में आप डिसीजन लेने से बचोगे। नेक्स्ट है सोशल स्किल, ये भी आपको आनी चाहिए। एक एज ए ऑफिसर आपको समाज की समझ होनी चाहिए, समाज कैसा है उसके अनुसार निर्णय लेना चाहिए। आप देखोगे बहुत सारे आपने नेता देखे होंगे, वो जिस क्षेत्र में जाते हैं ना उसी की लैंग्वेज बोलने लग जाते हैं, उसी के कपड़े पहन लेते हैं। ठीक है, अरे एक की बात नहीं है, सारे देख लो ना, सारे नेता एक जैसे है ना, जैसा देश वैसा भेष, तो उसके अनुसार लग जाते हैं। क्यों बन जाते हैं, उनको समाज की समझ है, वो बहुत बड़े सोशल स्किल के जानकार हैं। नेता बनना कोई आसान काम नहीं है कि 2-4 लोगों की मदद करी बन गए नेता, नहीं साहब, आपको मानसिकता समझनी पड़ती है कि समाज क्या चाहता है और उसके अनुसार निर्णय लेना पड़ता है। कई बार तो कई नेता समाज की भावनाओं के अनुरूप निर्णय लेते हैं कि समाज का मन किया कि सामने वाले के घर पे तो बुलडोजर चला दो, भले ही नेता को पता है कि गलत है, इलीगल है, पर वो समाज की भावना के अनुसार डिसीजन ले लेता है, बाद में कहता होगा जो देखा जाएगा। इसीलिए हमें सोशल स्किल का जानकार एक ऑफिसर को होना पड़ेगा। वाई, इसीलिए एक केस स्टडी फिर डालता हूं, है ना।
हम्म हम्म सिम हम्म हाँ, ओके बिल्कुल। अब देखिए इसको समझिएगा। देखो एक होता है एम्पैथी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं समानुभूति की। कहाँ आपको समानुभूति रखनी है वो भी याद रखना है। समानुभूति, एक मिनट, भूति एक होती है सिंपैथी, इसको हम बोलते हैं सहानुभूति। भाई जिनको नहीं पता वो समझिएगा ना, कहाँ आपको एम्पैथी रखनी है, कहाँ आपको सिंपैथी रखनी है, परिस्थिति में समझिएगा। देखो सामने वाला आपके सामने आ रहा है, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के साथ में किसी व्यक्ति की पिटाई हो गई है, बहुत ज्यादा उसके सिर से खून बह रहा है, और वो आपके सामने समस्या लेकर आया कि साहब मेरे साथ मारपीट की गई है, एक्स व्यक्ति ने मेरे साथ मारपीट करी है, और ऐसी परिस्थिति में, और वो क्या है बोल भी नहीं पा रहा है, अच्छी तरीके से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। तो आप उस समय पे एम्पैथी जगाइए कि मैं अगर इस परिस्थिति में होता तो मैं कितना दर्द झेल रहा होता। ठीक है, एम्पैथी वहां पर रखो। अब आपने वहां पर क्या किया, सामने वाले की परिस्थिति में जस्ट खुद को रख के देखा कि मैं अगर होता तो मुझे कितना दर्द हो रहा होता, तो तुरंत आपने डिसीजन लिया कि इस व्यक्ति को ट्रीटमेंट तो एटलीस्ट मिल जाना चाहिए। अभी डिसीजन नहीं कर रहे, आपके हाथ में पावर है, ट्रीटमेंट आप उसका करवाइए, ठीक है, आप ट्रीटमेंट लीजिए। या कोई महिला है प्रताड़ित होकर आई, आप उसको बिठाइए, रिलैक्स करवाइए, है ना। किसी महिला पुलिस व्यक्ति है या फिर कोई अन्य आपके पास उपलब्ध संसाधन है, कोई महिला आपके कार्यालय में कोई जानकार है, तो उस व्यक्ति को उसके माध्यम से थोड़ा शांत हो जाए ना, थोड़ा उस परिस्थिति को नियंत्रित करिए। अब सिंपैथी का काम करिए, एम्पैथी होकर डिसीजन नहीं लेना है। अब आपने बस उसकी परिस्थिति समझनी है कि ये किस परिस्थिति में है। अब सिंपैथी दिखाना है आप उसके प्रति कि चिंता ना करें, प्रशासन आपके साथ है, जो भी होगा हम नीति अनुसार निर्णय लेंगे, यानी जो भी डिसीजन होगा हम लोग निर्णय लेंगे। तो यहाँ पर आपको दोनों पे काम करना है, पर पहले एम्पैथी से तो समझ पाओगे कि उसके सामने प्रॉब्लम क्या है दोनों परिस्थिति में। पर एम्पैथी में कभी डिसीजन मत ले लेना भाई। एम्पैथी में डिसीजन वही लेते हैं जिनको हम बाद में कहते हैं भावनाओं में बह गया या बह गई, तो वहां पर हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। ओह हाँ बिल्कुल, प्रॉब्लम समझ लिया, उसके बाद फिर सिंपैथी पे काम करो, एम्पैथी पे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, है ना। और शांत की भी बात नहीं हो सकता है, कोई शांत वाले माहौल में नहीं हो, एकदम शांत होकर आया हो, नॉर्मल प्रॉब्लम लेकर आया है, तो एम्पैथी में रख के देखो कि अगर मैं इसकी जगह पे होता, मान लो कोई जमीन से जुड़ा मामला है, नॉर्मल कोई आ गया कि साहब में मेरा काम अटका हुआ है, तो उस परिस्थिति में आप केवल एम्पैथी रखो प्रॉब्लम समझने के लिए, उसके बाद में डिसीजन लेने के लिए नहीं। फिर सिंपैथी रखो, हाँ प्रशासन आपके साथ है, जो भी बन पाएगा मदद आपकी की जाएगी। ओके, तो जहां पर समानुभूति की जरूरत है वहां समानुभूति, फिर सहानुभूति। फिर बात करनी है आपको सोशल स्किल्स। मतलब सोशल स्किल ये बताना चाह रहा हूं आपको समाज की समझ होनी चाहिए। याद करो, आपको जब भी आप सेलेक्ट हो जाओगे, आपको भारत भ्रमण कराया जाता है, आईएएस वालों को, यूपीएससी वालों को भारत भ्रमण कराया जाता है। क्यों कराया जाता है कि भाई लगभग पूरे भारत में आपको कहीं पर भी कोई जगह पोस्टिंग मिल जाए तो वहाँ के कल्चर को आप समझ पाए, वहाँ के लैंग्वेज को आप समझ पाए, वहाँ के लोगों की मेंटेलिटी क्या है उसको समझ पाए, वहाँ के लोगों का खाना क्या है उसको समझ पाए, ठीक है ना, वहाँ के लोगों के कल्चरल एस्पेक्ट्स क्या है उसको समझ पाए, वहाँ के लोगों के सोशल एस्पेक्ट्स क्या है उसको समझ पाए। इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। आप मध्य प्रदेश में भी आप एमपी करोगे तो एमपी टूर पे आप लोग जाओगे, एमपी पीएससी वाले भी तो एमपी पीएससी के उसमें जाओगे पूरे मध्य प्रदेश भ्रमण पे, तो वहां पर भी आपको डिफरेंट टाइप के जो लोग हैं उनसे रूबरू करवाया जाएगा ताकि आपको समाज की समझ हो सके।
आप जान पाओ कि कहाँ पर परिस्थितियां कैसी है, कहाँ के लोग किस प्रकार का व्यवहार करते हैं किसी मुद्दे को लेकर के, किसी व्यक्ति की रुचि क्या है, ताकि समाज की आपको समझ हो गई, उसी अनुसार आप डिसीजन ले पाओगे। समझ पाए? तो सोशल स्किल का जो सबसे बड़ा जानकार है ना, उसको हम बोलते हैं सोशल डॉक्टर, सामाजिक वैद्य। डॉक्टर को वैद्य बोलते हैं ना, तो सामाजिक चिकित्सक या सामाजिक वैद्य आपको बनना पड़ेगा। यानी कि आपको मेंटेलिटी समझनी पड़ेगी कि समाज कैसा है। अगर समाज के अनुरूप आप मेंटेलिटी समझ पाए, मैं नहीं कह रहा कि डिसीजन लो, बस मेंटेलिटी समझो, अपने अनुसार निर्णय लो। कई बार क्या होता है, केस स्टडी की मैं बात कर रहा था, आप समझिए ना, मैं ये प्रैक्टिकल केस स्टडी जो एक तहसीलदार ने मुझे बताई थी। एक बार क्या हुआ, उनके सामने ऐसी परिस्थितियां हुई कि, चलो नाम मैं स्थान बता देता हूँ, श्योपुर जिले की घटना है। श्योपुर जिले में एक बड़ौदा नाम से एक तहसील है, तो वहां पर नायब तहसीलदार थे नवल किशोर दादुरिया जी। वो एसडीएम पावर उनके पास था, एसडीएम नहीं सॉरी, तहसीलदार के पावर उनके पास थे। मतलब उस समय पे तहसीलदार जी नहीं थे, तो उनका जो मजिस्ट्रियल पावर है उन्हीं को था, मतलब शक्तियों का उनके पास ही था, प्रभार उनके पास था। तो उनको भेजा कि वहां पर किसान बहुत ज्यादा हंगामा कर रहे हैं क्योंकि उनको खाद नहीं मिल रहा है, जो उर्वरक होता है ना, यूरिया वगैरह, डीएपी। तो वो किसान उसके लिए क्या कर रहे थे, वो कर रहे थे, हल्ला कर रहे थे कि हमें नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा किसान इकट्ठा हो गए थे और खाद उनको नहीं मिल पा रहा था। ऐसी परिस्थिति में कलेक्टर ने बोला कि वहां की परिस्थिति को हैंडल करने के लिए आप जाइए और कोई मामला देखें कि इस प्रकार से हैंडल करिए कि ना तो मीडिया गलत उठाए, ना ही कोई पॉलिटिशियन उसके बारे में गलत कहे। आपको परिस्थिति को हैंडल करना है। और किसान है बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि कानूनों का पालन करेंगे, जब तक उनको मांग रहेगी तो वो मानेंगे, नहीं तो हो सकता है वो आक्रोशित भी हो सकते हैं, आक्रोश में आकर के कुछ गलत ना कर बैठे, ये आपको ध्यान रखना है। अब वो जाते हैं, वो परिस्थिति को हैंडल करके मामले को सुलझा देते हैं। अब अपने आप को उनकी जगह पे रख के देखिए, आप होते तो उसमें क्या क्या निर्णय करते। परिस्थितियां यह है, जो उर्वरक आ रहा है वो कम है, आपको भी पता है कि उर्वरक कम है क्योंकि उसका स्टॉक ही कम आया है। किसान है ज्यादा, चाहिए उनको ज्यादा, भीड़ है बहुत ज्यादा, एक को भी मना कर दोगे अनियंत्रित होकर के भड़क जाएगा और कुछ गलत कर बैठ सकता है। ऐसी परिस्थिति में क्या क्या डिसीजन आप लोग लोगे? ये इमोशनल इंटेलिजेंस का उदाहरण बता रहा हूँ सोशल स्किल के अंदर। सीमित मात्रा में सबको दिया जाएगा और नहीं, वो तो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो एक किसान है, वो कह देगा कि मेरे पास तो साहब 10 एकड़ जमीन है और मुझे एक बोरी मिलेगा तो मेरा काम थोड़ी चलेगा। हाँ, वो कह रहे हैं कि हमारी बोवनी का टाइम निकलता जा रहा है, आपको बांटना पड़ेगा नहीं तो हम लूट लेंगे। क्योंकि सेना फोर्स होती है कम, फोर्स तो चलो होती नहीं है, जो पुलिस फोर्स होती है लोकल की वो तो होती है कम, किसान होंगे ज्यादा। और बताएं, ओके, ये भी हो सकता है। और बताएं, हाँ, या फिर ऐसा कर सकते हैं सर कि 1 एकड़ वाले भूमि को इतनी खाद तय कर दी जाए कि मतलब स्टॉक कम है तो थोड़ा थोड़ा समान वितरण हो जाए भूमि के साथ। आप समझिए विश्वास। यहाँ पर सोशल स्किल का दूसरा उदाहरण बताता हूँ। आपने किसी ने नैनो यूरिया, नैनो लिक्विड यूरिया का नाम सुना है? अभी कुछ ही समय पहले गुजरात के कलोल में उसका एक प्लांट लगाया गया था, जिसमें अब ऐसा बना दिया गया है यूरिया को कि जो पहले 50 kg का जो बोरी आती थी, अब उसको 500 ml की बोतल के बराबर पावरफुल बना दिया गया। मतलब 500 ml की बोतल को इतना पावरफुल बना दिया गया कि वो लिक्विड रूप में रहेगी, पानी में उसको मिलाइए, है ना, और 50 लीटर पानी में आपको उसको मिला दीजिए, उसको मिला करके क्या हो जाएगा, वो उतना ही काम करेगी जितना कि एक 50 kg की बोरी, एक 500 ml की। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि किसान अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी, उनको तो वही ट्रेडिशनल परंपरा को फॉलो करना है कि 1 बीघा या 1 एकड़ में इतना लगेगा तो इतना ही डालेंगे, वो तो हाथ से फेंकना है तो हाथ से ही फेंकेंगे। वो तो ड्रोन टेक्निक आ चुकी है कि किसानों को ड्रोन दिए जाएं, पर वो तो लेंगे नहीं कि ड्रोन अभी है नहीं, तो किसान अभी उसके लिए तैयार नहीं है कि कम उनको मिल पाए, वो तो उतना ही डालना चाहेंगे, फिर भी नहीं मान रहे। और क्या डिसीजन लोगे? हाँ,
उसकी बात नहीं कह रहा मैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी अभी इस कंडीशन पे जाओ ना, इस कैश स्टडी की बात कर रहा हूँ। हाँ छोटे किसान हैं उनको मुआवजा देने का बात किया जाए कि आपको अरे यार मुआवजे में केस स्टडी पे जाओ, वहां पर खाद वाली पे, उर्वरक बांटने वाली घटना पे जाओ। हाँ सर उनको वहाँ के जो सामाजिक नेता होगा जिनकी बात वो लोग मानते होंगे उनके द्वारा ये बताया गया होगा कि उर्वरक कम है, आप सीमित मात्रा में उपयोग कीजिए, तो कम कब किया जाएगा? तत्काल परिस्थितियां आपको हैंडल करनी है, जहां पर वो किसान एक तरफ ट्रॉलियों में खड़े हुए हैं भीड़ लेकर के कि खाद नहीं दिया गया या उर्वरक नहीं बांटा गया, तो अभी थोड़ी देर में क्या हो जाना है, बड़ा स्तर पर वो दंगा हो जाना है। वहां पर आप उनको समझाने के लिए प्रयास कर सकते हो, पर शायद माने। और बताएं तत्काल परिस्थिति में क्या डिसीजन लोगे? किसान सामने खड़े हैं, थोड़ी सी में अगर वो उनको आश्वासन नहीं मिला तो वो भड़केंगे। क्या सहानुभूति? हाँ बताओ। ओके ठीक है, एक ये लगता है डेट निश्चित कर लें भाई, डेट निश्चित। ओके और ठीक है ठीक है। हाँ हाँ अच्छा विचार है। और बताएं और बताएं और बताएं, आप लोग भी सोच सकते हो, सब सोचना है। हाँ ठीक है, ये भी है। चलिए ओके अब हाँ और हाँ। हाँ प्रायोरिटी तय कर दे, मतलब आप कह रहे हो प्राथमिकता है ना फसल के अनुसार। ठीक है और बताएं। ओके आइडेंटिफाई कर दें पर्सन को, है ना, पर्सन पर्सन विथ पर्सन पर्सन एंटी एलिमेंट्स जिनको हम बोल सकते हैं। ठीक है एंटी एलिमेंट बोल सकते हो। हाँ हाँ भीड़ है, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। भीड़ है, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। और हाँ चलो चलो ठीक है, पुलिस बल। ओके पुलिस बल, पुलिस आती है गिनती की 10-20। आप वो नायब तहसीलदार, अगर लठ मारा ना तो एक लठ आप मारोगे 10 लाठियां आपको पड़ेगी। ठीक है पर ये भी अच्छा डिसीजन है क्योंकि पावर आपके, फोर्स आपके साथ होनी चाहिए, वरना पता चले जाते ही जूते खाने पड़े हैं। चलिए अब समझिए ना। ओके अच्छा आप लोगों ने बताया, अब थोड़ा सा समझिए इसको, है ना। परिस्थिति आपके सामने है कि आप नायब तहसीलदार के, मतलब तहसीलदार के पोस्ट पर हो। ठीक है भाई, आप तहसीलदार के पोस्ट पर हो और ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर तुरंत परिस्थिति को समझाना है। आप गए, अकेले मत जाना, कुछ पुलिस साथ लेके जाना, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जो पुलिस से भी नहीं डरते, पर कुछ ऐसे होते हैं जो पुलिस के नाम से भी डर जाते हैं। तो आधा डर तो उनके अंदर बैठ गया, 10-20 पुलिस फोर्स ले गए। ठीक है अकेली गाड़ी मत ले जाना, आपके साथ में कुछ जूनियर वूनियर ले जाना, ताकि पता चले कि जूते पड़े तो जूनियर आपको बचा ले, ना। तो ऐसी परिस्थिति में हो गए, वो खुद गए, उन्होंने बताया कि मैंने कैसी परिस्थिति को हैंडल किया। अब ऐसी परिस्थिति में आप गए, आपने देखा कि भीड़ हो रही है बड़े स्तर पर, आपने बोला चिंता मत करिए, सब लोगों के लिए दिया जाएगा, सबको खाद मिलेगा ना, सभी लोग पहले लाइन लगाओ। पहले सब लोग लाइन बना ली। ठीक है मैं, हो सकता है ये मैं केवल आपको एक मॉडल आंसर दे रहा हूँ, आप अपना भी ऐड करिएगा इसमें ना। ऐसा नहीं है कि वो जो उन्होंने बताया आप वैसे ही करते, इसलिए तो बोला गया आप अपने अनुसार भी ऐड कर सकते हैं। पर यहाँ पर उन्होंने एक मॉडल कि सभी लोग लाइन लग जाओ, कितने लोग खाद लेने वाले हैं वो इधर आ जाएं, और जो अनावश्यक है वो साइड हट जाएं, फालतू लोग जिनके साथ आए वो साइड हट जाएं, है ना। फालतू लोग हट गए, उनको बोला आप लोग निकल जाओ दूर, जो फालतू लोग हैं वो राउंड से बाहर हो जाए ना। अभी इनके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, फालतू को आधी भीड़ आपने कम कर दी। कुछ ऐसे भी होते हैं ले मेरे साथ चल चल, है ना, उनको आपने साइड कर दिया क्योंकि वहां भीड़ ज्यादा थी, भीड़ को कंट्रोल करना है। अब उन भीड़ वालों को बोला ठीक है भाई, आप देखो यहाँ पर आपको कई परिस्थितियों में झूठ भी बोलना पड़ेगा।
अब ये मत कहना कि सर झूठ बोलना सिखा रहे, पर सीखना पड़ेगा, क्योंकि तिरुकुरल कहता है, तिरुकुरल एक क्या है, ग्रंथ है। दक्षिण भारत में हम लोग संगम साहित्य पढ़ेंगे, वहां पर एक तिरुकुरल एक ग्रंथ आता है जो लिखा है तिरुवल्लुवर ने। उसकी एक बात है जो कहती है कि सार्वजनिक हित के लिए बोला गया असत्य भी सत्य से बड़ा होता है, वो कहता है वो ग्रंथ। उस बात को बहुत लोग फॉलो करते हैं, सही है, जनता की भलाई के लिए। अगर आप, या फिर अभी एक मूवी आई है कोई छोटे से बच्चे की कोई, तो उसमें भी ये मूवी में उसी बच्चे ने ये बात कही है कि अगर आप लोगों के हित के लिए अगर आप झूठ बोल रहे हो तो वो सच से बड़ा होता है। ऐसे उसने भाई बात वही है तिरुकुरल की, कि तिरुकुरल कहता है सार्वजनिक हित के लिए बोला गया असत्य भी सत्य से बड़ा होता है। अब आपको यहाँ पर क्या बोलना है, अपनी भलाई के लिए नहीं बोल रहे, आपको पता है रियलिटी की वहां पर जो उर्वरक है उसके आए कंटेनर कम, किसान है ज्यादा, आप बोलो झूठ कि भाई कंटेनर आ रहे हैं, अभी हमारी बात हुई है, तुरंत वहां से कंटेनर निकल चुके हैं, जल्दी वो भी पहुंच जाएंगे, और यहाँ पर ये खाद है ये तो हम आपको बांटने वाले हैं, और वो कंटेनर आ रहे हैं, और कंटेनर नहीं आने वाले 2 दिन तक। ठीक है, हो सकता है कि कोई परिस्थितियां हो या फिर बन ही नहीं पाया हो उतना उर्वरक, तो आपने उनको झूठ बोला कि कंटेनर बस निकल रहे हैं, अभी तक तो इनको बांट देंगे और बाकी जल्दी पहुंचने वाला है, घंटे 2 घंटे में पहुंच जाएगा, चिंता मत करिए। फिर बोल दो कि शाम तक पहुंच जाएगा, इतना बोल दो बस आप उसको, ताकि तत्काल भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। भाई बाद में तो संभाल लोगे, एक तो ये बोल दिया आपने, थोड़ी आश्वासन उनको मिल गया कि हाँ साहब कंटेनर आ रहा है। अब आपने क्या किया, किसानों को टोकन दे दिया, टोकन सिस्टम। वहां तो टोकन है, हो सकता है कोई परिस्थिति में आपको टोकन नहीं देना पड़े, पर आपको भीड़ को तो कंट्रोल करना है, हो सकता है वहां पर परिस्थिति किसान वाली ना हो। तो उन्होंने क्या किया, जो तहसीलदार उन्होंने क्या किया, उनको टोकन बांट दिया कि सभी लोग लाइन में टोकन ले ले, जिसका नंबर आएगा। और आप लोग परेशान हो रहे हैं, हमें पता है सुबह से भूखे प्यासे आए हो, दिक्कत आ रही है, मैं आपको समझ सकता हूँ, आपकी भावनाओं को, आप चिंतित हैं, आपका फसल को नुकसान हो जाएगा अगर आपको खाद नहीं मिला, तो मैं आपके साथ हूँ, चिंता मत करिए ना। उनको समानुभूति करवाओ। समानुभूति मीन्स किसानों के अंदर ये भाव पैदा करो कि वो भी आप ही के जैसा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप दादागिरी बताओगे किसानों से, प्यार से जाकर के, ठीक है, कि हमें भी आपके साथ हूँ, चिंता मत करिए, मुझे समझ सकता हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ। कोई तो ऐसे झूठ बोल दो है ना कि मैं भी किसान का बेटा हूँ, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कितनी जरूरी है आपके लिए, झूठ बोलना पड़ेगा भैया, आपको संभालना है स्थिति को। अब शांत कर दिया थोड़ा बहुत, वैसे आश्वासन हो गए, ठीक है। अब किसान लीडर्स जो आप लोगों ने बोला था उनको आप लाए, उनमें बोला आपके कोई नेता वगैरह हो तो, या नेतृत्व करता हो आपके कोई, तो उनको बुला ले। तो उनको बुलाओगे, बोलोगे भाई देखो आप परिस्थिति समझो, किसान है भड़के हुए, अगर आप प्रशासन का साथ दोगे तो काम आसानी से हो जाएगा, नहीं तो भीड़ होगी तो किसी को खाद नहीं बट पाएगा, किसी को भी उर्वरक नहीं मिलेगा, हम लोग रोक लगा देंगे, किसी को नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। हाँ, नहीं बताना है, किसी को नहीं बताना है। वो हो सकता है कोई आपकी बात से एग्री ना हो, जो आपके विश्वास में है, जो आप पे विश्वास करता है वो तो एग्री हो जाएगा कि चलो मैं समझ पा रहा हूँ ना प्रशासन की भी समस्या। जो एग्री नहीं हो, उल्टा चल गया हो, तो फिर तो बोल देगा जनता को, हकीकत जनता तुरंत भड़क जाएगी। परिस्थिति देखो कि वो आपके विश्वास में हो। इसीलिए सरकार क्या करती है, जो कलेक्टर रहते हैं ना, वो शांति समिति की बैठक में बड़े बड़े लीडर को इसलिए बुलाते हैं ताकि वो विश्वास करें। तो उनको बोला कि ठीक है भाई, आप ऐसी परिस्थिति में, परिस्थिति ये है कि थोड़ा कंटेनर आ रहे हैं, कुछ ट्रैफिक जाम हो गया था, इस कारण से थोड़ी दिक्कत है, तो आप थोड़ा इनको भीड़ को शांत करें। आप लोग सहायता करेंगे प्रशासन की, तो जल्दी काम हो पाएगा किसानों के लिए, है ना। प्रशासन का काम मैनेज करना है, आपका कोई काम नहीं है, आप खाद थोड़ी बांटने जा रहे हो, आपको तो बस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भेजा गया है। ठीक है, अब आपने उनको समझाया, तो कुछ लोग किसान लीडरों के दबाव में आकर भी क्या हो जाएंगे, शांत होकर के भीड़ को कम कर देंगे। ठीक है, आपने टोकन बांट दिया, कुछ लोग चले गए, अब थोड़ी भीड़ और कम हो गई। अब अगली डिसीजन क्या लोगे आप, यहाँ पर डेट निर्धारित कर दोगे, यानी उसी टोकन सिस्टम में कि भाई आपको 2 घंटे बाद मिलेगा, आपको 3 घंटे, आप सुबह से खड़े हुए हो तो आपको पहले मिलेगा, आप बाद में आए हो आपको थोड़ा देर से मिलेगा। ठीक है ना, प्राथमिकताएं तय कर दो कि कौन सी फसल को बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उन फसलों वालों को उनको पहले बुला लो कि भाई आपको बहुत ज्यादा जल्दी है तो आपको हम पहले दे देंगे, ये भी करो। अगली क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई करो, ये बड़ी अच्छी परिस्थिति है। इसमें आपको क्या प्रयोग करना है, सामदान दंड भेद। आपको पता है कि कुछ ऐसे हैं जो कि माहौल को खराब करेंगे ही करेंगे, है ना, तो आप क्या करो, आइडेंटिफाई कर लो। भीड़ आपने कर ली, अच्छे किसानों को तो आपने बोल दिया कि आप चिंता मत करिए, परेशान हो रहे हैं, आप टोकन लीजिए और आप बैठ जाइए, आपको फोन करके हम लोग बुलवा लेंगे। तो आधे किसान तो चले जाएंगे, आधे जो अभी भी हल्ला कर रहे होंगे कि हमें तो नहीं जाना, आज ही लेके जाना है, अब आपने कुछ किसान लीडरों की मदद की, आधे और कम हो गए। फालतू जो उनके साथ आए थे उनको तो आपने पहले ही कम कर दिया, अब भीड़ थोड़ी कम हो रही है। अब ऐसी परिस्थिति में कुछ इंसर्जेंट है जो कि अभी भी उस माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको मजा ही आता है माहौल खराब करने में। ऐसी परिस्थिति में आप लोग क्या करोगे, अब लाओ पुलिस, बोलो
जिसने भी अगर, अब अपना पावर दिखाओ आप, कि जिसने भी अगर माहौल बिगाड़ा ना तो धारा फलानी लगा दूंगा, डीकड़ी लगा दूंगा और हमेशा के लिए जेल में डाल दूंगा। ठीक है, अब उसको भय बिठाओ। अपराधियों के मन में भय और आम आदमी के मन में विश्वास, यही है प्रशासन का मेन उद्देश्य है। तो अब हिस्ट्री शीटर वाले को बोला कि जिसने भी किया पुलिस इतनी लाठी मारेगी कि सुझा देगी। ठीक है, अब वो डर गया, अब वो हड़दंग नहीं करेगा। अब कुछ एक दो रहेंगे तो उनको पुलिस को बोल दो कि ये थोड़ा कर रहे हैं, इनको बाहर कर दो, तो पुलिस डरा करके उनको बाहर कर देगी। डायरेक्ट जाकर के लाठीचार्ज मत कर देना। सामान्य जो लगे ना, गिनी चुनी 10-12 होंगे जो ऐसे माहौल को खराब करते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप बड़े से बड़े जो उसको है ना भीड़ को, उसको भी कंट्रोल कर सकते हो। ये आपके अंदर गुण आना चाहिए कि कहाँ कौन सा निर्णय लेना है। मैं नहीं कह रहा कि तिरुकुरल के अनुसार हर समय झूठ बोलो, उनको हकीकत बताओ, पता चले कि आप झूठ बोल रहे हो। तो जहां पर आपको लग रहा है भाई भलाई उनकी छुपी है, वहां पर आप ऐसा प्रयोग कर सकते हो। कई सारे आपको क्या करने पड़ेंगे, बैकअप प्लान लेकर के चलने पड़ेंगे। एक प्लान लेकर गए और वो फेल हो गया तो आप बड़ी बुरी तरीके से परिस्थिति में फंस जाओगे। ठीक है, आपको बहुत सारे प्लान लेकर चलेंगे कि अपनी सुरक्षा, आपको अपना भी ध्यान रखना है कि किसान ज्यादा उग्र हो गए, परिस्थितियां कंट्रोल नहीं हुई तो कम से कम मैं उस भीड़ से बच के तो निकल आ पाऊं, नहीं तो भीड़ मुझे मार भी सकती है, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। तो वैसी परिस्थिति में मैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी कुछ रखूं, वो भी आपको ध्यान में रखना है। भीड़ को कैसे अलग करना है ना, कम करना है, वो भी ध्यान रखना है। डिसीजन, अगर मेरा प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी क्या होना चाहिए। ये जो प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी है ना, यही है आपकी केस स्टडी कि किसी परिस्थिति में आप कितने डिसीजन ले सकते हो और कौन सा डिसीजन सर्वोत्तम है। यही आपकी केस स्टडी है। समझ पाए? तो यहां पर आपको सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसी को कहते हैं हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या सामने भावनाएं हैं, भावनाएं क्या है कि उनको अगर उर्वरक नहीं मिला तो उनका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। उनके पीछे भी वो भावना काम कर रही है कि 1 साल बर्बाद हो गया तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, क्योंकि खेती मेरा क्या है, जीविका का एकमात्र साधन है। उनके साथ भावनाएं जुड़ी हुई है, पर आप भावनाओं के डॉक्टर हो, आप इमोशनल इंटेलिजेंट हो, इसीलिए सामने वाले की भावनाओं को आप नियंत्रित कर सकते हो। ओके, और आपकी भावनाओं को इसलिए नियंत्रित करना पड़ेगा, पता चले कि आप इतनी भीड़ को देखकर डर गए हो तो फिर आप डर में क्या हो जाएगा, गलत डिसीजन हो जाएगा। इसलिए भी आपको अपनी भावनाओं को रिलैक्स होकर के डिसीजन में शामिल करना है। ओके, समझ पाए? चलिए, अब इन तीनों टॉपिकों पर आधारित कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हम लोग चर्चा कर लेते हैं। टाइम है थोड़ा सा? ओके, देखो पहले यूपीएससी की बात करते हैं। यूपीएससी कैसे प्रश्न पूछता है? भीड़ एक बार इकट्ठा होती है। अब देखो, अब आप ऐसा थोड़ी है कि वो आपने भीड़ को, फिर अब उसमें भीड़ जो किसान लीडर है ना, जो आपके विश्वास पात्र, उनको बोल दो कि, फिर बाद में आप उनको समझाओ कि देखो भाई खाद आ रहा है कम, अब लड़ाई करने से भी क्या होगा, अगर आप नहीं सुधरोगे तो खाद हम बांटेंगे नहीं, बांटने नहीं देंगे तो और ज्यादा नुकसान होगा। तो फिर अब धीरे धीरे आप क्या कर दो, किसी को भी अगर बल को कम करना है ना भीड़ को, वैसी परिस्थिति में आप क्या करो, एक बार उनको तितर भीतर कर दो, मतलब कि एक बार थोड़ा सा संगठन को तोड़ दो, उसके बाद पर्टिकुलर जाकर के अगला स्टेप पे काम करो। जो हिस्ट्री सीटर है उनको जाके धमका दो तो वो तो भाग जाएंगे, वे दूर हो जाएंगे। जो अच्छे किसान है उनको विश्वास में लाओ कि भाई आप ही के लिए, भलाई के लिए काम कर रहे हैं। फिर अगला आप स्टेप उठाइए ना, फिर धीरे धीरे आपको पता है स्थिति को मैनेज कर लोगे। एक बार आपने तत्काल भीड़ को कंट्रोल कर लिया, उसके बाद आपके सामने बहुत सारे विकल्प रहेंगे। बस तत्काल भीड़ कंट्रोल आपको होनी चाहिए। तत्काल परिस्थितियां कंट्रोल करने के लिए ही आपको भेजा जाता है। बाद में तो आप कुछ भी कर सकते हो, प्रशासन पूरा आपके साथ है। ठीक है भाई? हाँ, तो यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया था इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इन सभी से कि सामाजिक प्रभाव और समझाना बुझाना। देखिए प्रश्न, समझाना बुझाना मतलब यहाँ पर यही है, पर्सुएशन। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए किस प्रकार योगदान दे सकते हैं। यहाँ पर प्रबोधक संप्रेषण से प्रश्न पूछा गया है कि स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में आप जनता के, बहुत सारे जो गांव वाले हैं या बहुत सारे शहर वाले भी होंगे, जो शौचालयों का, जो परंपरागत शौचालय है उन्हीं का प्रयोग करते हैं, मतलब वो खुले में शौच करने जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में वो गंदगी भी क्या करते हैं, कूड़ा कचरा अपने पास वाली जगह पे फेंक देते हैं, डस्टबिन का प्रयोग नहीं करते हैं। वो अपने आसपास जो सार्वजनिक स्थल है उनको भी गंदाई करते रहते हैं, वहीं पर थूक देते हैं, वहीं पर पेशाब वगैरह, ये सारी घटनाएं उनके साथ में होती रहती है।
ऐसी परिस्थिति में स्वच्छ भारत अभियान आपको लागू करना है क्योंकि आप एक ऑफिसर हो। ऐसी परिस्थिति में आप उनको किस प्रकार से परसुएशन या